संभल की घटना को लेकर के देश में एक तरह से विवाद छिड़ा हुआ है। तमाम तरीके के आर्ग्यूमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा सामने रखे जा रहे हैं। हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बात करने के लिए अभी दिल्ली में ओखला से विधायक आम आदमी पार्टी के अमानतुल्लाह खान साहब हैं, जिन्होंने भी एक्स पर पोस्ट करके इसको लेकर के योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर आरोप लगाए हैं। अमानत भाई, मैंने आपका वो पोस्ट देखा एक्स पे। आप सीधे आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर। किस बिना पर उन पर आरोप लगा रहे हैं जब ये अदालती आदेश के आधार पर सर्वे कराया गया? देखिए, सर्वे अगर होना था तो वो सर्वे की तरह सर्वे हो, और जाहिर सी बात है एक पुरानी मस्जिद है, और इस तरह से जिस तरह से इन लोगों ने वहाँ पर खुलेआम गोलियाँ चलाई, एक साजिश के तहत सारी वहाँ चीज़ें हुई। और ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि देखो, दंगा ये अगर करेंगे, अपोज अगर करेंगे तो हम इनको खुलेआम जो है इनको सबक सिखाएंगे। तो ये मैसेज देने की कोशिश है, और ये नफ़रत की राजनीति की कोशिश है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप महंगाई पर बात करो, आप बेरोज़गारी पर बात करो, आप डेवलपमेंट पर बात करो, और सबको साथ लेकर चलने की बात करो। हम कोई अलग से तो है नहीं, यहाँ का माइनॉरिटी तबका अलग से तो है नहीं। इस मुल्क को आज़ाद कराने में वो भी था, हिंदू भाई भी थे, और आपस के भाईचारे को बिगाड़ने का काम नहीं होना चाहिए। इससे आने वाली नस्लें जो हैं वो उसका नुकसान उनको होगा। देखिए, जुमे के नमाज के दिन आपने कहा कि साजिशन ऐसा किया गया। ये आरोप तो आप लोगों पर भी लग रहे हैं कि फिर क्यों जुमे की नमाज के बाद वहाँ पर नेताओं ने लोगों की भावनाएं भड़काई, इसको तरीके से क्यों नहीं समय रहते कोर्ट को अप्रोच कर लिया और स्टे ले लिया? देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, कोर्ट ने अगर ऑर्डर किया तो उसको आप उनसे बात करके, वहाँ के जो प्रशासन है, सरकार है उनकी, तो उनसे बात करके, अगर कोर्ट का कोई ऑर्डर, ये तो पहले से चला आ रहा है ना, कोर्ट का ऑर्डर हुआ, फ़ौरन वहाँ पर पहुँच गए। जिस अंदाज़ में वो पहुँचे, उन्होंने सबको देखा, तो उनका मकसद ही माहौल बिगाड़ना था। कोर्ट पर टिप्पणी तो हम कर नहीं सकते, ना हमें करना चाहिए, लेकिन जिस तरह से कोर्ट के ऑर्डर के बाद चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता था, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, या जो लोग सर्वे करने वाले थे उनकी जिम्मेदारी थी। साजिशन वहाँ पहुँचना, दूसरा तबका जाहिर सी आना, और फिर उसके बाद खुलेआम गोलियां चलाना, और वहाँ कहते दिखे गए पुलिस वाले कि मारो इनको, और उसके बाद वहाँ पर कत्लेआम हुआ और कई सारे लोगों को, वहाँ जवान बच्चों को जान गंवाना पड़ी। ये अफसोसजनक है, लेकिन गोलियां चलाने की नौबत तो अमानत जी तब आई ना जब पत्थरबाजी शुरू हो गई। आपने देखा हुआ तस्वीरें। जहाँ जहाँ मूवमेंट जहाँ हुए हैं या प्रोटेस्ट हुए हैं, क्या सब जगह गोलियाँ चलती हैं? या जहाँ एक तबका अगर अपोज करता है तो गोली चलती है? बहुत सारे आंदोलन ऐसे हैं जो सड़कों को ब्लॉक कर दिए गए, ज़माने तक ब्लॉक रहे, गोली चलने की नौबत तो कहीं नहीं आई ना, खुलेआम कत्लेआम तो कहीं नहीं हुआ ना। तो ऐसा क्या है कि अगर आप उनके इलाके में जाओ, फिर वहाँ पर जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो, और फिर गोलियाँ चलाओ, और फिर दूसरे को मैसेज दो? देखिए, आपने जिनके घर वाले गए हैं, क्या उनके लिए अफसोस नहीं होना चाहिए? क्या सरकार को अफसोस नहीं होना चाहिए? क्या सरकार जिम्मेदार नहीं है? कोर्ट ने तो नहीं चलाई ना गोली। मैं ये पूछना आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी आरएसएस को जिम्मेदार क्यों बता रहे हैं? और कौन है वहाँ? अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं कहेंगे, बीजेपी की हुकूमत वहाँ है, तो इनके अलावा और कौन है वहाँ? इसको संयम तरीके से भी चीज़ों को निपटाया जा सकता है। क्या लिहाजा आप ये नहीं मानते कि अगर आप इस पक्ष पे भी सवाल उठा रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली गलत किया गया, जो मैं आपसे कह रहा था कि जुमे की नमाज के बाद फिर क्या ज़रूरत थी लोगों की भावनाओं को भड़काने की? आपको नहीं लगता वो भी गलत था? तो ये नौबत ही नहीं आती। भावना कोर्ट चले जाते, कोर्ट से स्टे ले लेते। अब देखिए, भावना भड़काना अगर किसी ने भी गलत किया, वो तो गलत है, हम उसको सही नहीं कह सकते। पत्थर मारने वाले भी गलत है, हम नहीं कह रहे कि वो ठीक हैं, लेकिन इस तरह से माहौल को बिगाड़ा ना जाए। और पूरे मुल्क में अफरा तफरी का माहौल है, पूरे मुल्क में अगर ये सब चीज़ें अगर ऐसे ही चलती रही तो क्या रोज़गार मिलेगा इससे? क्या महंगाई दूर होगी इससे? नफ़रत और ज़्यादा नहीं बढ़ेगी? तो हम तो ये चाहते हैं कि भाई आप सरकार में हो, और आप सबकी सरकार हो। मुख्यमंत्री सबका मुख्यमंत्री होता है, प्रधानमंत्री सबका प्रधानमंत्री होता है, सरकार सबकी सरकार होती है। जिसने वोट दिया उसकी भी सरकार है, जिसने वोट नहीं दिया वो उसकी भी सरकार है। तो और जैसे दूसरे सब लोगों को एक जैसा ट्रीट करो ना, अलग से क्या है ऐसा? अमानत जी, अदालती आदेश भी तो सबके होते हैं। अगर अदालत से आदेश है सर्वे कराने के लिए, तो सर्वे में आपत्ति क्या है? जहाँ जहाँ अदालती आदेश आए हैं वहाँ तो सब जगह सर्वे हुए हैं,
और जो कौन ऐसा है जिसने यहाँ पर इस देश के अंदर अदालत के फैसलों को नहीं माना? हमने तो सम्मान के साथ माना, सबने माना। किसने नहीं माना? बड़े बड़े फैसले हुए, वो नहीं माने गए क्या? अदालत को तो सबने माना ना, हम भी मानते हैं। अगर आज हम जेलों से बाहर हैं, आज हमारी सबकी ज़मानत है, तो अदालतों की वजह से ही तो है। इन लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो चाहते थे कि हम जेलों के अंदर, चाहे अरविंद जी हों, चाहे मनीष सिसोदिया हों, चाहे सत्येंद्र जैन हों, चाहे संजय सिंह हो, चाहे मैं हूँ, चाहे और अपोजिशन के लीडर हों, इन सबको तो इन्होंने जेलों के अंदर डाल ही दिया था। और इनकी यही कोशिश थी कि जेलों से न आए, तो अदालत ने ही तो इंसाफ दे करके हम लोगों को जेल से बाहर भेजा। तो हम तो उसका सम्मान करते हैं और करते ही रहेंगे। ये साजिश का आरोप आप किस बिना पर लगा रहे हैं? अब ये तो देखिए क्या है, और ये कहाँ से आया कटोगे तो और बटोगे? ये नारा कहाँ से आया कि बटोगे तो कटोगे? कौन बट रहा है, कौन कट रहा है? इस मुल्क के अंदर 15% तो हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी। उससे क्या इतना ख़तरा है? एक माहौल बनाया जा रहा है पूरे मुल्क के अंदर कि साहब हिंदू भाइयों, तुमको जो है इन मुसलमानों से ख़तरा है, और हम इनका इलाज कर रहे हैं। अरे कहाँ मुसलमानों से ख़तरा है? 15% लोग, कमज़ोर लोग, आप इनके नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हो, इनके नाम पर वोट हासिल कर रहे हो और मुसलमानों के साथ ज़्यादतियाँ कर रहे हो। ये लगता है कि ये नारा गलत दिया गया। बिल्कुल, क्या ज़रूरत है इस नारे की? पहले आपका नारा था सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास। तो ये नारा क्यों? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तो देश का नारा है, एक है तो सेफ है। अब एक में क्या, एक में 100% लोग आते हैं या एक में माइनॉरिटी कम्युनिटी को छोड़ कर आते हैं? ये भी उन्हें बताना चाहिए। प्रधानमंत्री को उन्हें ये भी बताना चाहिए कि माइनॉरिटी कम्युनिटी क्या उनकी नहीं है? क्या इस मुल्क का मुसलमान उनका नहीं है? क्या वो इस मुल्क का हिस्सा नहीं है? क्या वो कहीं और से आया है? वो भी इस मुल्क का हिस्सा है, उसने भी इस मुल्क को आज़ाद कराने में कुर्बानियाँ दी हैं, वो भी साथ खड़ा है। हमारे इलाके के अंदर, मेरी अपनी विधानसभा के अंदर, हिंदू भाई, मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ रहते हैं। ईद होती है तो सारे हिंदू भाई हमारे घर आते हैं, दिवाली होती है तो हम उनके घर जाते हैं। और यही अगर हालात रहे तो क्या होगा आपसी भाईचारे का? लगता है कि इन बातों का असर जो है वो दिल्ली विधानसभा चुनाव पे भी पड़ सकता है। नहीं, देखिए अब ये कोशिश तो इनकी यही रहेगी, नफ़रत फैलाने की तो कोशिश रहेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं और दिल्ली के लोगों ने पहले भी, पिछली बार भी इन्होंने कोई नफ़रत कम फैलाने की कोशिश नहीं की थी। लेकिन क्योंकि हमने यहाँ काम किया है, अरविंद केजरीवाल ने यहाँ काम किया है, अरविंद केजरीवाल की छवि को इन्होंने ज़रूर बिगाड़ने की कोशिश की। और कोई मकसद इनका नहीं था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा था जो इनको मुकाबला देता था, जो सेकंड फेस माना जाता था। लोग कहते थे कि अगर कोई एक आदमी जो नरेंद्र मोदी का मुकाबला हो सकता तो अरविंद केजरीवाल हो सकता। तो उनकी छवि को ख़राब करने के लिए इन्होंने उनको जेल में डाला। जेल में डालने के बाद सारे कामों को रुकवाया और साजिशन उनकी इमेज को ख़राब करने की कोशिश की। लेकिन अब जनता सब जानती है, सारे लोग जेलों से बाहर हैं। आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया बाहर हैं। जिस आदमी ने, अब मनीष सिसोदिया हैं, उन्होंने पूरी दिल्ली के स्कूलों की हालत बदल दी। मेरी अपनी विधानसभा में 15 स्कूल हैं, 15 के 15 स्कूल में नई बिल्डिंग्स बना दी। जिस इंसान के नाम पर हम वोट मांग रहे हों, जिस इंसान के नाम पर पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल है, आपने उसको जेल में डाल दिया, वो भी ऐसे चार्ज में जो कुछ है ही नहीं। करप्शन मुझ पर भी लगाया था। तो ये तो किसी पर भी गिरफ्तार, किसी के पर भी FIR करते हैं, फिर उसके बाद गिरफ्तार करते हैं, मीडिया में बदनाम करते हैं, इनके लोग ट्विटर के ज़रिए बदनाम करते हैं और इमेज ख़राब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता, हमने यहाँ काम किया है, लोगों को दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने यहाँ मुफ्त पानी दिया है, मुफ्त बिजली दी है, बसों का सफ़र दिया है, सीवर डाली हैं, सड़कें डाली हैं, अस्पताल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं। तो लोगों को यहाँ राहत दी है और हमने 10 सालों में लोगों के बीच में रह कर के काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी भी नारे का या किसी भी नफ़रत का असर होगा। दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं। एक सवाल मैं आपसे वक्फ बोर्ड पे पूछना चाहता हूँ, जिसको अमेंडमेंट का बिल संसद में आने वाला है, उसको लेकर कितना हंगामा क्यों है? वो तो इरेगुलरिटीज़ की बात हो रही है, जिसको दुरुस्त करा जाना ज़रूरी है। अब क्या दुरुस्त करना चाहते हैं? ये 2013 में नया एक्ट आया था, जिसमें ये कहा गया था कि जो पुरानी किराएदारियाँ हैं उनको सब नई किराएदारियों में चेंज होगा। तो उसका इम्प्लीमेंट हुआ। मैक्सिमम स्टेट में तो इन्हीं की सरकार है, तो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। जो पोजीशन पर बैठा है उसका पोजीशन खाली करा के उसको किराएदार बना दें, वक्फ बोर्ड के सुपुर्द कर दें। तो ये तो अभी भी किया जा सकता है ना। सारी सरकारें तो इन्हीं की हैं, सारी पावर तो इन्हीं के पास। लेकिन अब तो इस कानून के ऑलरेडी है। अब इस कानून के माध्यम से वो ये इंश्योर करना चाहते हैं कि जो अवैध कब्जे हैं वो ना हो। अवैध कब्जे ना हों, ये तो पहले से कानून में है।
सेक्शन 54 उसी के लिए तो है, ट्रिब्यूनल उसी के लिए तो बना था। सेक्शन 54 की जो सीओ है, वक्फ बोर्ड का जो सीओ है, वो अगर कोई अवैध कब्जा है उस पर वो सेक्शन 54 चलाता है। फिर उसके बाद वो रिपोर्ट पेश करता है उसके अंदर ट्रिब्यूनल के अंदर। स्पेशल ट्रिब्यूनल है हर स्टेट के अंदर। ट्रिब्यूनल की जिम्मेदारी है कि उसको पोजीशन को खाली कराए, वो तो पहले से है। नए कानून से आपको परहेज़ क्या है? भाई नए कानून में अगर जब पुराना नए कानून है कब्ज़ा करने का, ये कब्ज़ा करने चाहते हैं, उसके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये कब्ज़ा करने चाहते हैं। वक्फ़ है, वक्फ़ जिन लोगों ने वक्फ़ किया या जो लोग वक्फ़, अब मस्जिद है, मस्जिद जो चला रहे हैं आप उनसे मशवरा करो ना। मंत्री तो कह रहे हैं कि वक्फ का कोई प्रोविज़न संविधान में था ही नहीं, ये तो कांग्रेस ने तुष्टीकरण के लिए किया। कोई था नहीं। वक्फ़ तो वक्फ़ मैनेजमेंट कमेटी है। वक्फ़ जो है वह है तो स्टेट के गवर्नमेंट है, जहाँ जहाँ स्टेट है उनके अंडर आता है, लेकिन वक्फ़ उसको कंट्रोल करता है, एक मैनेजमेंट कमेटी है। वक्फ़ जो है लोगों ने वक्फ़ की है, वहाँ पर मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाहें हैं, यही सब तो हैं, और क्या है। तो ये उसको कब्ज़ा करना चाहते हैं। जैसे ईदगाह है, अब ईदगाह का जो बाहर का है वहाँ अब मुझे हटा दिया वहाँ से जो सीओ है उससे एफिडेविट दिलवा दिया, जबकि वो पहले से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वो पहले से वक्फ़ की है। और पहले जिस ये एरिया की बात करते हैं, पहले जो है 1 बीघा यानी कि तीन बीघे के बराबर होता था, और वो लिखा हुआ है उसी के अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि अब तो सारा एलजी साहब के कंट्रोल में है पूरा वक्फ, और जो वो चाह रहे हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं, और जहाँ चाह रहे हैं वो रिपोर्ट दे रहे हैं। एक आखिरी सवाल अमानत आपसे ज़रूर करना चाहता हूँ कि आप पर भी इरेगुलरिटीज़ के आरोप लगे थे, तभी आपको बोर्ड से हटना पड़ा था, अभी आप ज़मानत पे बाहर हैं। आप जब वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, कितने लोग इस पर भरोसा करेंगे, क्योंकि संगीन आरोप तो आप पे भी लगे। मेरे पे संगीन आरोप लगाने वाला कौन है? मुझ पे सीबीआई ने 2016 में एफआईआर दर्ज की, कहा कि इरेगुलरिटीज़ हुई, और मैंने जो इरेगुलरिटीज़ हुई वो वहाँ तो बोर्ड ने एक रिक्रूटमेंट कमेटी बनाई, उस रिक्रूटमेंट कमेटी ने इंटरव्यू कॉल किए, उस रिक्रूटमेंट कमेटी का एक चेयरमैन था, मेंबर था, मैं तो चेयरमैन भी नहीं था, उसने इंटरव्यू लिए, और किसी भी एक आदमी ने ना तो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन में, ना एसीबी की इन्वेस्टिगेशन में, ना ईडी की इन्वेस्टिगेशन में किसी भी एक आदमी ने ये नहीं कहा कि हमसे पैसे लिए गए, और उनके सबके स्टेटमेंट रिकॉर्ड है, चार्जशीट सबमिट है, और जो किराएदारी है वो मैनेजमेंट का हिस्सा है, मेरा हिस्सा है ही नहीं। तो जब जो चेयरमैन थे रिक्रूटमेंट कमेटी के, उसको इन्होंने एक्यूज़ नहीं बनाया सीबीआई ने, तो मुझे एक्यूज़ बना लिया, जो कि मैं पार्टी नहीं हूँ उसका। चेयरमैन का काम क्या है कि बोर्ड की मीटिंग को चेयर करना और उसके फैसले को इम्प्लीमेंट करना अक्सरियत की बुनियाद पर, जैसे पार्लियामेंट के फैसले होते हैं या विधानसभा के फैसले होते हैं, उसी तरह से बोर्ड के भी फैसले होते हैं, अक्सरियत की बुनियाद पर इम्प्लीमेंट होना, वो फैसलों को इम्प्लीमेंट करना सीओ का काम है। तो इरेगुलरिटीज़ कहाँ हुई है? मैंने तो पूछा उनसे कि भाई एक आदमी का नाम बता दो कि जिसने ये कहा हो, आपके सारे स्टेटमेंट मेरे से क्रॉस कराए गए, किसने कहा? कहने लगे हम कह ही नहीं रहे किसी ने कहा। तो ये तो मीडिया में जा कर के बयान देना, और जब पैसा ही जनरेट नहीं हुआ, सीबीआई की अपनी चार्जशीट है उसमें पैसा ही जनरेट नहीं हुआ, तो करप्शन कहाँ से हो गया? ईडी का एक ज़मीन की खरीद का भी मामला है। ज़मीन की खरीद का मुझसे कोई लेना देना ही नहीं है। कोई डायरी में मेरा नाम लिख दे उससे क्या मतलब है? मुझे उसमें उसी डायरी में 2 चेक भी लिखे हुए हैं। जज साहब ने पूछा ये बात कि ये 2 चेक बता दो, अमानतुल्लाह के नाम पे आए हों या गए हों। कोई भी आदमी किसी का भी कहीं भी नाम लिख ले, उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है? मेरा कोई चेक हो, मेरे कोई रिसीविंग हो, मैंने किसी से पैसे दिए हों, लिए हों, ख़रीदा हो, कुछ किया हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए अमानतुल्लाह खान साहब। अमानतुल्लाह खान आम आदमी पार्टी के ओखला के एमएलए जो विश्वस्त हैं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जीत को लेकर के। ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि संभल को लेकर के उनका ये कहना है कि ये साजिशन कराई हुई वहाँ पर कोशिश है डिवाइड पैदा करने के लिए, और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जो सरकारें हैं, हुकूमत है, वो सभी की हैं। किसी एक पक्ष को टारगेट करना ये गलत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।